अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों क्या हाल है आपके? आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं जी। ओके, गुड हो गया जी। तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं जनाब। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अपने डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं। मैंने ग्रुप के अंदर लेटेस्ट बुक शेयर कर ली थी, ऑलमोस्ट सारी बातें, लेकिन कुछ जगहों पे बच्चों पॉइंट्स थोड़े से एक्स्ट्रा। अदरवाइज 98% वही बुक है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक दो चैप्टर्स की अरेंजमेंट आगे पीछे किया उसने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चैप्टर 3 पे कर दिया, और वैसे भी वो हमने बहुत ज्यादा नहीं करना है जनाब। ओके बच्चों, तो हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं जी। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरनल ऑडिट को पढ़ रहे थे जनाब। तो हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन इंटरनल ऑडिट के हवाले से किया था, वो क्या क्वेश्चन किया था बच्चों कि क्या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वेदर देयर इज अ नीड फॉर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट और नॉट। इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्केल ऑफ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, उसके ऑपरेशन डाइवर्सिफाइड है, ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा स्प्रेडेड है, ऑपरेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे बैंकिंग है, बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं जनाब बिला। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो कॉस्ट बेनिफिट यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की मॉनिटरिंग नहीं हो रही जनाब बिला। सीनियर मैनेजमेंट की इंटेंशन बड़ा मैटर करती है बच्चों। जो टॉप मैनेजमेंट होती है, क्या वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस देती है कि नहीं देती है। तो ये बच्चों सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे हम क्या फैसला करते हैं कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं। बच्चों यही वजह, यही वो फैक्टर्स हैं कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहां इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होता। क्या वजह है? क्योंकि ऑपरेशन सिंपल है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट पे जो ओनर मैनेज्ड बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, टॉप मैनेज जो मैनेजमेंट है वो ही 10 15 20 एम्प्लॉइज को खुद ही मॉनिटर कर लेती है। एज सच जनाबला कोई जरूरत ही नहीं है कि फुल फ्लैज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाए। लेकिन उसके कंपैरिजन में बैंक को देखें, बाय डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्कैटर्ड बिजनेस है जनाब, कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। ठीक है, बड़े बड़े फ्रॉड हो सकते हैं, इसलिए ऑन गोइंग मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है बच्चों। दीज आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर एस्टैब्लिशिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो किसी स्टूडेंट ने एक लास्ट पॉइंट का जिक्र किया था, लास्ट पॉइंट में कल उसको इन्वायरमेंट के हवाले से ले गया था, लेकिन यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है करंट कंट्रोल इन्वायरमेंट। मैं सिर्फ इन्वायरमेंट के हवाले से बोल गया था जी, इन्वायरमेंट के हवाले से बोल गया था। वहां पर क्या लिखा हुआ पूरा? करंट कंट्रोल इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर कंपनी का जनाबेला इंटरनली जो इन्वायरमेंट है, एक हिस्ट्री है जनाबेला फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की, एक हिस्ट्री है कि लोग एफिशिएंसी कंट्रोल्स को वायलेट करते हैं जनाबेला, तो बेटर है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए बच्चों। तो ये एक पॉइंट जनाबेला प्रीवियस बुक में मौजूद नहीं था, नहीं न्यू बुक के अंदर जनाबेला मौजूद था जनाबेला। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे फैसला किया जाता है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बच्चों मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है जी? एक दो स्टूडेंट्स ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही या डिस्टॉर्शन है, तो काइंडली चेक कर लें जी। ओके ओके जी, ओके बेटा ओके। एक मेजोरिटी कह रही है जनाबेला कि क्लियर आवाज आ रही है जनाबेला। ठीक है बच्चों, जिनको क्लैरिटी का इशू है जनाबेला वो देख लें जनाबेला, शायद उनके एंड पे कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक मेजोरिटी कह रही है कि आवाज क्लियर है बच्चों। ठीक है जी, तो वो अपने एंड पे जरा सिग्नल को चेक कर लें। ठीक है, तो जी बेटा अपना आमना कह रही है कि आवाज नहीं आ रही, लेकिन उनके एंड पे शायद कोई प्रॉब्लम होगा, बाकी मेजोरिटी कह रही है। दो तीन बच्चों का मुझे व्यू हुआ चैट पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हमने डिफरेंस डिस्कस किया था
डिफरेंस डिस्कस किया था बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट का हमने डिफरेंस पढ़ा था, उस पर मैं कोई खास बात अब नहीं करूंगा जनाबिला। उसके बाद हमने बच्चों तीसरा एक क्वेश्चन किया था जनाबिला, तीसरा एक क्वेश्चन किया था जनाबिला कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। या तो बच्चों क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, या क्वेश्चन आएगा फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बताएं, या क्वेश्चन आएगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, या वो कहेगा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या असाइनमेंट्स परफॉर्म कर सकता है। बच्चों ये जितनी भी जनाब बातें हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, सबका एक ही आंसर आपने लिखना है जनाबेला। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। कल हमने कुछ फंक्शंस बच्चों डिस्कस करना शुरू किए थे, आई थिंक हम यहीं पे थे जी, यही डिस्कस कर रहे थे या ये कंप्लीट हो गया था। आई थिंक मेरे हिसाब से तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। बच्ची बताएं बच्चों, रिप्लाई करें जरा, मुझे तो याद है लेकिन आप लोग थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवा दें। सेक्शन 3 चल रहा था बच्चों। ओके 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 ओके, तो हम पढ़ क्या रहे थे बच्चों, हम डिस्कस क्या कर रहे थे जनाबेला कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसका प्राइम फंक्शन क्या होता है बच्चों। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का प्राइम फंक्शन क्या होता है बच्चों, बताएंगे। कल बताया था कि जो जिस मकसद के लिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट प्राइमरीली स्टैब्लिश किया जाता है वो क्या फंक्शन होता है जनाब। शाबाश, शाबाश अरहम, ठीक है, ठीक है जी। यस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अवेल्युएट करना, जी बेटा शहनाज बिल्कुल ठीक है जनाबिला। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अवेल्युएट करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखना कि वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो डेफिशिएंसी है उसके हवाले से अलोंग विद रिकमेंडेशन एक रिपोर्ट भिजवाना टॉप मैनेजमेंट को, इंक्लूडिंग एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये इसका प्राइम फंक्शन था बच्चों। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था जनाब, ये उसने प्राइम फंक्शन लिखा हुआ है, उसने सारे कंबाइन करके लिखे हुए, मैं एक खास तरीके से आपको लेके चलूंगा। उसके अलावा हमने क्या करा था, प्रोजेक्ट ऑडिटिंग करवाई जा सकती है, आईटी ऑडिटिंग करवाई जा सकती है, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को भी चेक करने को कहा जाता है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कहा जा सकता है जनाब पहला। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से आप परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जनाबेला, तो वो हमें क्या कहता है जनाबेला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें हैं, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसके अलावा एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव की मॉनिटरिंग एक्सेट्रा, ठीक है, और बैलेंस डिफरेंट कमेटीज का रोल। खैर वो हमारे बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है। तो जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कहा जा सकता है कि देखें बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है जनाब पहला। इसी तरह मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को वैल्यू फॉर मनी ऑडिट के लिए कहा जा सकता है। ये आगे नीचे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को वैल्यू फॉर मनी ऑडिट करने के लिए कहा जा सकता है। वैल्यू फॉर मनी ऑडिट का मतलब बच्चों, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट मींस, जी बच्चों वैल्यू फॉर मनी ऑडिट मींस, शाबाश बेटा, 3 E's, शाबाश अब्दुल्ला, ठीक है, शाबाश बेटा इजा, शाबाश नोमान, सही है जी, शाबाश सुलेमान जनाब का जी। 3 E's बच्चों जनाब, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को जनाब चेक करने किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस, उसके लिए 3 E's को चेक करने के लिए कहा जा सकता है।
ठीक है, इकोनॉमी बताया था, लीस्ट कॉस्ट, एफिशिएंसी, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिवनेस, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो 3 E's को चेक करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट ऑडिट हो सकता है, परचेज डिपार्टमेंट का ऑडिट हो, फाइनेंशियल ऑडिट कर सकता है। वो उस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं करता, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जनाब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए वो कह सकता है जनाब। ये है बच्चों क्या, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट जनाब। इसी तरीके से मैं फ्रॉड ऑडिट, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जा सकता है जनाब। और इसके अलावा कुछ और भी बोल देता हूँ जनाब मैं आपके साथ। ठीक है, एक लफ्ज होता है जनाब मिस्ट्री शॉपर्स रिव्यू, नीचे शायद आ जाएगा, मिस्ट्री शॉपर्स रिव्यू। कई दफा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है कि जनाब जाएं, मुख्तलिफ जैसे बैंक्स हैं और उसकी ब्रांचेस हैं, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक कस्टमर बन के चला जाता है और देखता है कि जनाब कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्राइमरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो कंप्लाई हो रही है या नहीं हो रही थी। मैनेजमेंट को नहीं पता होता, ब्रांच को नहीं पता होता कि ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है जनाब पहला। ओके बच्चों, तो दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द असाइनमेंट्स, दीज आर द एक्टिविटीज, जिस मर्जी नाम से आ जाए बच्चों आपने यही लिखने हैं, विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। बेसिक फंक्शन उसका बता दिया, उसके अलावा उसमें लिखा हुआ है जनाब, यस, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम को चेक कर सकता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के प्रोसेस को मॉनिटर कर सकता है जनाब। बच्चों देखें, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कुछ भी करने को कहा जा सकता है। ओके बच्चों, डन करें जी। यस, फिजिबिलिटी स्टडीज करवा सकता है, बिल्कुल हमने पढ़ा जनाब। ओके जनाब, डन हो गया जी, डन हो गया। चल आगे हम चलते हैं बच्चों, आगे हम चलते हैं जनाब। ये थे क्या जी, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के फंक्शन। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए जनाबेला, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अच्छा जी, उसने आगे चलते हैं जी हम। एडिशनल रोल देखें आप, उसने ऊपर रोल लिखे एडिशनल, शायद मैंने काफी सारे बोल दिए, काफी सारे इसमें से बोल दिए। हाँ जी, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बोला कि नहीं बोला, बोले बच्चों, रिप्लाई कर दिया करें बच्चों, ताकि बस मुझे लगे कि आप लोग साथ मौजूद हैं जनाब। ठीक है, उसके अलावा जनाब हमने आईटी सिस्टम का रिव्यू करने का बोला जी। मिस्ट्री शॉपर्स विजिट्स, सरप्राइज विजिट्स, पता नहीं होता उसको ऑफिसेस को कि ये हमारे ही बेसिकली इंटरनल ऑडिट के लोग हैं। देखते हैं कि एक कस्टमर बन के बैंक में चले गए, आप कहते हैं बहुत बड़ा बैलेंस है, और देखते हैं कि क्या वो अगर इस बैलेंस के लालच में कहीं ब्रांच मैनेजर सिस्टम की वायलेशन तो नहीं करता। सही है जनाब, उसे आउट ऑफ वे जाके उसको अकाउंट हासिल करने के लिए कंप्लायंस को वायलेट तो नहीं करता जनाब। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, यस, ये भी हो सकता है जनाब। कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट, कंपनी का किसी डिपार्टमेंट से, सॉरी किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जनाबेला, उसको ओवरव्यू कर लेता है कि जनाबेला उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट के अंदर जनाबेला वो मेक श्योर करता है कि जनाब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ने एंटर किए हैं वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर किसी किस्म की जनाबेला ऐसा तो नहीं है जिसमें कंपनी को नुकसान हो रहा हो जनाबेला। इसी तरीके से एसेट्स की वेरिफिकेशन, कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, जाके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट उन्हें फिजिकली काउंट कर सकता है, उनको फिजिकली चेक कर सकता है कि वो मौजूद हैं या नहीं है जनाब। इसी तरीके से कैश काउंटिंग कर सकता है बच्चों। इसी तरीके से ये जो आखिरी पॉइंट है, ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो एक अलहदा डिस्कशन आएगी कि ये इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर को भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बात तो समझ आ रही होगी, लेकिन इसकी स्पेसिफिक सिचुएशन होती है। इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर को भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। आइए से 610 में जाके पढ़ेंगे जी बच्चों। ओके करें यहाँ तक। तो बच्चों ऊपर कुछ एक्टिविटीज बताई, कुछ नीचे एक्टिविटीज बता दी जी बच्चों। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो प्लीज बच्चों बताएं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं जनाब। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म होता है बच्चों, वैसे तो हमारे उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह किसी डिस्कशन में बता दूंगा। बतो ये हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, जैसे पुलिस स्टेशन है, ये इस तरह की जहाँ ऐसे डिपार्टमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मोबलिंग वगैरह नहीं,
ठीक है, तो उनका भी परफॉर्मेंस ऑडिट हो सकता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये नॉर्मली क्या, जैसे आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं जनाब, रेलवे है, आपका जनाब पुलिस डिपार्टमेंट है, आपके हॉस्पिटल्स हैं, ये बहुत सारे जनाब क्या होते हैं, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखा जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है बच्चों। अच्छा जी, सुलेमान कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट को फिजिबिलिटी ऑडिट कर सकते हैं? नहीं जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट क्या है कि दो पार्टीज, आप कंपनी का किसी से कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है मटेरियल की परचेज का, ठीक है, अपना किसी, तो प्रोजेक्ट ऑडिटिंग क्या होता है कि हम इस प्रोजेक्ट में जाएं या ना जाएं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है बच्चों। ये किस चीज का, बाइंग डिसीजन है बच्चों, ठीक है, बाइंग डिसीजन है, सेलिंग डिसीजन है, ठीक हो गया जी सुलेमान। वैल्यूएशन में होती तो थोड़ी फिजिबिलिटी टाइप की चीज है, लेकिन सिचुएशन का थोड़ा फर्क। ओके ओके जनाब, आगे चलते हैं जनाब हम। ओके, नहीं जनाब, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं जनाब। क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मैं इसको पढ़े बगैर आपसे बोलता हूँ जनाब, आपने बताना है कि अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने अच्छे तरीके से काम करना है, इफेक्टिवली काम करना है, जो उसको रोल दिया गया है, अगर उसने अच्छे तरीके से निभाना है, तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? नंबर 1, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, जी बच्चों, जी बच्चों, शाबाश, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके पास जितने रिसोर्सेस चाहिए, यानी उसके पास मैन पावर होनी चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। अगर आईटी ऑडिट कर रहे हैं तो आईटी ऑडिट के लोग होने चाहिए। क्या ख्याल है? सफिशिएंटली रिसोर्स होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले जी। जी बच्चों, शाबाश, बिल्कुल जनाब। अच्छा, इंडिपेंडेंस कैसे होगी? अगर मैं आपसे कहूं इंडिपेंडेंस पे, थोड़ी एग्जांपल भी दे देता हूं ना आपको। सपोज दैट पहले मिस्टर ए पहले मिस्टर ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, उसको उठा के अब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पे भेज दिया कि जनाब इस बंदे को तो प्रोडक्शन का अच्छे से तजर्बा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि एज ए इंटरनल ऑडिटर जाके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाके चेक कर रहा है। क्या ख्याल है, क्या वो इंडिपेंडेंट हो सकता है? जी बच्चों, शाबाश बच्चों, नहीं हो सकता। जैसे हमने एक्सटर्नल ऑडिटर को थ्रेट पढ़े थे ना, कि उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिव्यू नहीं होना चाहिए, फेमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए, इंटिमिडेशन, एडु, ऐसे ही ये सारे थ्रेट इंटरनल ऑडिटर को भी नहीं होने चाहिए, तो जाके वो इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरीके से आइडियली इसकी अपॉइंटमेंट, इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस करें, जिसका कंपनी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, एक्सेप्ट कि वो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ना कि एग्जेक्टिव्स अपॉइंट करें। अगर एग्जेक्टिव्स अपॉइंट करेंगे तो वो उसके इन्फ्लुएंस में हो सकता है जनाब। ओके करें बच्चों, ये दो बातें समझ आई? क्या थक जाते हैं? हैंड रेस करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। मैं तो इसलिए आपसे कहता हूँ कि साथ रिस्पॉन्स दे, ताकि थोड़ा बस ये होगा कि आप लोग मेरे साथ हैं और आपको बात समझ आ रही है। ठीक हो गया बच्चों? ओके जी, तो हम आगे चलते हैं जनाब। हाफिज नोमान, क्या चीज रिपीट करनी है? हाँ, लास्ट वाला कौन सा पॉइंट बोला है मैंने? ठीक है जी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये बोला है जनाबेला। उसकी अपॉइंटमेंट एग्जेक्टिव्स ना करें, नॉन एग्जेक्टिव्स करें जनाबेला। ठीक है, ये एक मैंने पॉइंट जनाबेला आपके साथ बोला है, तो उसकी इंडिपेंडेंस इनहांस हो जाएगी। ओके जी, तो हम डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं जनाबेला। क्या ख्याल है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को क्या प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या बस बस विदाउट एनी प्लानिंग इंटरनल ऑडिट शुरू कर दें? क्या ख्याल है? यस, यस,
इसी तरीके से इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट, जो इंटरनल ऑडिट के लोग हैं, वो कंपनी के अंदर दूसरे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो वही फंक्शंस को चेक करने जाएंगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा। ठीक है जनाब अल्लाह। तो इसी तरीके से जनाब अल्लाह वो कंटिन्यूअसली ऑडिट कमेटी से क्या एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ कनेक्शन में रहे, ताकि उसकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट ना किया जाए। नो लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ देयर वर्क, उनके काम पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला ना हो, यानी एग्जेक्टिव्स के प्रेशर में ना हो। तो अगर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स बच्चों मौजूद होंगे तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिवली काम कर रहा होगा। जी बच्चों ओके करें। तो क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ओके। गुड हो गया जी, गुड हो गया। ले जी, उसके बाद क्या है जी, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। वो हमने पहले भी पढ़ ली कि ये उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता। अगर इन हाउस है तो ये एम्प्लॉई होता है, तो इसे हमेशा डर होता है कि जनाबेला उसको निकाल ना दिया जाए। तो वो कम से कम टॉप मैनेजमेंट जो एग्जेक्टिव्स ने कोई मिस अप्रोप्रिएशन की हुई है, कोई फ्रॉड किया हुआ है, कोई वायलेशन की हुई है, कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वायलेट किया है, उनकी कोई ना अहली है, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसको रिपोर्ट कर सके, क्योंकि उसे लॉस ऑफ जॉब का खतरा होता है जनाबेला। ठीक है। और नॉर्मली जहां पर एनईडीज नहीं होते, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना बच्चों, लिस्टेड कंपनी, तो एनईडीज चले होते हैं, लेकिन उससे कम साइज की कंपनीज, वो बड़ी होती है लेकिन उतनी बड़ी, वहां पर एनईडीज नहीं होते। तो इंटरनल ऑडिटर एक्चुअली एग्जेक्टिव्स को रिपोर्ट कर रहा होता है, फाइनेंस के हेड को रिपोर्ट कर रहा होता है, सीएफओ को रिपोर्ट कर रहा होता है, तो वो तो एग्जेक्टिव है, तो वो कम से कम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को तो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता बच्चों। डन। इसी तरीके से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर एक खास लोग होते हैं, वो बार बार जब इंटरनल ऑडिट करने जाते हैं तो एक फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, और इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या मतलब है, हर साल क्या नए लोग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में रखें? तो ये सारे फैक्टर आउटसोर्सिंग से कुछ कम हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होते। ठीक है जी। इसको, इन लिमिटेशंस को, जिसकी वजह से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता, हम कहते हैं एनईडीज को अपॉइंट करें। एनईडीज के साथ डायरेक्ट रब्ता होना चाहिए, एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस में ना हो। और बेटर क्या है कि आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को आउटसोर्स कर लें। लेकिन बच्चों, आउटसोर्सिंग के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जी बच्चों, यहाँ तक ओके करें। जी, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के होते हुए फ्रॉड हो जाए बहुत बड़ा, तो क्या होगा? जो जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो जनाब अगर अगर इंटरनल ऑडिटर ने भी उसके उनके साथ मिल गया, तो वो कल को लायबल होगा बच्चों। तो बच्चों, बड़ा फ्रॉड याद रख लें, एनईडीज मिलेंगे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट मिलेगा, एग्जेक्टिव्स मिले होंगे तो ही हो सकता है। अदरवाइज ये ये पूरा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक नेटवर्क है ना, जब तक ये लोग नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक जनाबेला कोई बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। ओके बच्चों। तो बच्चों, हम 10 मिनट की नमाज ब्रेक कर रहे हैं, अजान शुरू हो गई है जनाबेला। ठीक है, तो 10 मिनट का हम नमाज ब्रेक कर रहे हैं जनाब। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जनाबेला हम डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मैं देख लूंगा कि जनाबेला अगर आपकी कोई क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो नमाज ब्रेक, ठीक है बच्चों। नमाज ब्रेक के बाद हम इंशाल्लाह मिलते हैं। 7:15 है, तो 7:25 पे हम दोबारा मिल रहे हैं। ओके जी।
इतने कुछ, अगर कुछ लोग नहीं आए तो वो भी देख लेते हैं जनाब अल्लाह। क्वेश्चन है जी, देख लेता हूँ जी। फरहाद, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में है, ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में है, तो बैंक ने गोल्ड रखकर लोन दिया दे स्टार्ट कर दिया, जो लोन की पेमेंट नहीं थी वो पता चल रहा कि जो गोल्ड रखा है वो तो जाली है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कैसे कंट्रोल करेगा, गलती किसकी है? ठीक है जनाब अल्लाह, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने अगर इस तरह की एक देखें, अब हर ऑर्गेनाइजेशन की ना, मैं ओके जी स्टार्ट करता हूँ जी मैं। ओके बच्चों, तो ओके सब लोग आ गए हैं जी। तो बच्चों इसमें फरहाद आप मौजूद हैं? फरहाद मौजूद हैं? ओके, तो बच्चों इसमें होता है पता है क्या, देखें हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री के अपने रिस्क होते हैं बच्चों। ठीक है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस टाइप का रिस्क है, देखिए वैसे तो जब आप लोन लेते हैं तो फिर एक एक्सपर्ट जो गोल्ड स्पेशलिस्ट होता है वो आके उसको वेरीफाई करता है जनाबिला। हो सकता है वो और ब्रांच मैनेजर और दूसरे लोग मिले हुए हों जनाबिला। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ठीक है जनाबिला, क्या करता है वो ये कर सकते हैं कि सैंपल बेसिस पे जो गोल्ड पड़ा हुआ है उसको वेरीफाई अगेन किसी एक्सपर्ट से चेक करवा सकता है कि देखिए, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है ना, बैंक का एक कंट्रोल है कि जब गोल्ड के अगेंस्ट लोन दिया जाएगा तो फिर एक्सपर्ट से चेक करवाया जाएगा। एक्सपर्ट बाकायदा एक अपनी रिटर्न रिपोर्ट देता है कि जनाब कि ये गोल्ड इतना है, इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, और इसको इस चीज को भी बिल्कुल जनाबेला, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को इस किस्म के रिस्क इस सेक्टर के अंदर नजर आते हैं तो बिल्कुल उसको वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उसने वेरीफाई किया तो इंटरनल ऑडिट के एंड पे कोई ऐसा इशू नहीं है जनाब। ठीक है फिर जी, बाकी सलीम कह रहे हैं कि भाई पूरी बुक ले लें, कोई एक आधा चैप्टर है जनाबेला जो हमने नहीं करना, बाकी तो हमने सारे चैप्टर ही करने हैं ना जनाबेला। और जो नहीं करना वो बड़ा छोटा सा चैप्टर है जनाबेला। ठीक है, ओके जी। जी जुनेद, मैंने क्या कहा कि उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा उस चैप्टर का कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक्सटर्नल ऑडिटर को कैसे असिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर आपने उसको एज ए फंक्शन के तौर पे याद रख लेना है। ठीक है, क्लियर? ये कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह ताला जब हम उस चैप्टर में आएंगे तो जरूर जनाबेला इसको डिस्कस करेंगे। ओके हो गया जी। उसके बाद जनाबेला हम अपने डिस्कशन को बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों मिस हो गया है तो जरूर ग्रुप में पूछ लिया करें, कोशिश करता हूँ कि आपको आंसर दे दूं जरा। अच्छा जी, उसके बाद ये अगर हम अपने सिलेबस को देखेंगे तो आउटसोर्सिंग के बारे में क्लियरली उसने नहीं मेंशन किया हुआ। आउटसोर्सिंग से इंडिपेंडेंस कुछ इनहांस हो जाती है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है बच्चों, मैं जब फर्गसन के अंदर था तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स थे जिन्होंने अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट फर्गसन को दिया हुआ था जनाबला, आउटसोर्सिंग की हुई थी। और एक खास टाइम के बाद उन्होंने क्या कहा कि अपना या तो अपना इन हाउस स्टैब्लिश कर लिया, या उन्हें लगा कि अब जो हमने ऊपर फैक्टर पड़े थे कि रिस्क बड़ा कम है, फ्रॉड होना बहुत कम हो गए हैं, सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो गया है, तो उन्हें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। तो बच्चों आउटसोर्सिंग के बड़े एडवांटेजेस हैं जनाब। कि आउटसोर्सिंग का एक एडवांटेज क्या है कि आपको अपना इन हाउस डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप सिर्फ लमसम एक पेमेंट करें, आप एक लमसम क्या करें, पेमेंट करें, एक एक्सपर्ट फर्म आएगी और आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट संभाल लेगी। संभाल क्या लेगी? इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। तो एक्सपर्ट रिसोर्सेज आर रेडिली अवेलेबल। ये आउटसोर्सिंग का सबसे पहला बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, रिस्क ऑफ स्टाफ टर्नओवर। इन हाउस के अंदर आपने लोगों को ट्रेन किया तो बच्चों इन हाउस वाले, तो लोग अगर इन हाउस वाले एम्प्लाई कोई अच्छा पैकेज हो या कोई और रीजन तो छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं बच्चों? जवाब दें, जवाब दें बच्चों। जी बच्चों रिप्लाई करें। जी ठीक है ना जनाब, जा सकते हैं ना, डेफिनेटली जा सकते हैं।
तो फिर आउटसोर्सिंग में टेंशन है? आउटसोर्सिंग में कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई जाएगा तो वो फर्म का बंदा जाएगा, फर्म किसी और को भेज देगी जनाब। ठीक हो गया जनाब बेला। एक्सपर्ट रिसोर्सेज आर रेडीली अवेलेबल। रिस्क ऑफ स्टाफ टर्नओवर आपकी टेंशन नहीं है जनाब बेला। और हम कहते हैं कि जनाब आउटसोर्सिंग की कॉस्ट कम होती है। शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा हो, लेकिन जो आपके इन हाउस एम्प्लॉइज होते हैं ना बच्चों, कल को उनको पेंशन भी देनी पड़ती है, प्रोविडेंट फंड भी देना पड़ता है, दूसरे बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं, अदर फैसिलिटीज भी देनी पड़ती है। आउटसोर्सिंग के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है, वो पैसे दें और बस दैट्स इट। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट उसको खत्म करना है, खत्म कर दें। और कॉन्ट्रैक्ट के एंड पे आपको कोई एज सच इस तरह के बेनिफिट नहीं देने पड़ते जनाब। ओके हो गया जनाब। तो ये आउटसोर्सिंग के क्या थे बच्चों? एडवांटेजेस थे बच्चों। एडवांटेजेस आउटसोर्सिंग के समझ आ गए बच्चों? ये इन हाउस के डिसएडवांटेज है बच्चों। इन हाउस के डिस और जो आउटसोर्सिंग के डिसएडवांटेजेस हैं, वो इन हाउस के एडवांटेजेस हैं बच्चों। ओके जी, तो मैं अब आ जाता हूं जनाब पहला। और अच्छा जी, उसके अलावा जनाबेला इन हाउस डिपार्टमेंट एक और एडवांटेज लिखा हुआ है जनाबेला, जो नीचे लिखा हुआ है जनाबेला, क्या कि आप इन हाउस डिपार्टमेंट बनाएंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, टॉप मैनेजमेंट बाकायदा मॉनिटरिंग कर रही होगी। आप जब ये आउटसोर्सिंग कर देंगे तो मैनेजमेंट का बहुत सारा टाइम जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को देखने में लगता था, वो सेव हो जाएगा। यू इंटर कम मैनेजमेंट अपनी कोर एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज पे फोकस कर सकेगी। डन बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं क्या जी? डिसएडवांटेजेस। अगर आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करते हैं, अगर आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करते हैं, ठीक है जी, तो उसका अगर मैं कहूँ पहला डिसएडवांटेज, देखें, जो इन हाउस होते हैं ना बच्चों, वो ट्रेंड होते हैं, वो कंपनी के सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कंपनी के प्रोसेस को अंडरस्टैंड। जो आउटसोर्स्ड होंगे, उनके पास कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ओवरऑल तो उन्हें पता होगा, एक्सपर्टीज होंगी, लेकिन दैट विल टेक टाइम। ठीक है। तो प्रोफेशनल फर्म के पास नॉलेज नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो इन हाउस एम्प्लॉइज के पास होती है। नॉर्मली देखा यह गया कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में होता क्या है प्रैक्टिकली, ठीक है, जिससे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज भी होती है, कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग उठा के इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। उनके पास पहले से नॉलेज मौजूद होता है, जो कि आउटसोर्स फर्म के पास पर्टिकुलर कंपनी का नॉलेज उस तरह से नहीं होता, सेक्टर का जरूर होता है। सही है जी। अच्छा, डिसएडवांटेज, कई दफा हम आउटसोर्सिंग इसलिए करते हैं कॉस्ट कम है, लेकिन कई दफा हमें अंदाजा होता है कि नहीं जनाबेला, उससे ओवरऑल इफेक्टिवनेस नहीं आती। जो इन हाउस, भाई इन हाउस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों। ये जो इन हाउस इंटरनल डिपार्टमेंट है ना, अब देखिए आउटसोर्स वाला तो सिर्फ वही काम करेगा जो उससे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ है। इन हाउस वाले से आप एडिशनल फंक्शंस भी आसानी से परफॉर्म करवा सकते हैं, चाहे एग्री हुए या नहीं हुए होते जनाबेला। अच्छा जी, कई दफा आउटसोर्सिंग की फीस ज्यादा होती है जनाबेला। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि जनाबेला आउटसोर्स फर्म को भी तो थ्रेट किया जा सकता है कि जनाब हम अपनी सर्विसेज आपके साथ टर्मिनेट कर लेंगे, अगर आपने हमारी डेफिशिएंसी को हाईलाइट किया, अगर आपने इस तरह की रिपोर्टिंग की। देखिए एनईडीज को पता लगने का डर होता है एग्जेक्टिव्स को जनाबेला, ठीक है। तो उनको भी तो इस तरह से इंटीमिडेट ब्लैक किया जाता है कि हम आपके साथ इंटरनल ऑडिट सर्विसेज फर्दर कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? ऑडिट फर्म्स को मॉनेटरी लॉस होता है, तो कई दफा अपनी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। ओके बच्चों। इसी तरीके से लैक ऑफ कंट्रोल ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस। इन हाउस कैसा काम कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आउटसोर्स वालों की उस तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। जी बच्चों, ये थे डिसएडवांटेजेस। ज्यादा नहीं करने आपने, दो दो तीन तीन अगर आपको पता हो तो इट्स क्वाइट फाइन जी। आउटसोर्सिंग समझ गए? आउटसोर्सिंग उसने डाउट डेफिनेशन लिखी हुई है जनाबेला। आउटसोर्सिंग क्या है जनाबेला? आउटसोर्सिंग, कंपनी यूजेस एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंपनी टू परफॉर्म इट्स इंटरनल सर्विसेज। या इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है तो टू परफॉर्म इट्स इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। इंटरनल ऑडिट क्या, बहुत सारे और एरियाज हैं जहाँ आउटसोर्सिंग हो सकती है। अकाउंट्स की आउटसोर्सिंग हो सकती है, पेरोल की आउटसोर्सिंग हो सकती है, मार्केटिंग की आउटसोर्सिंग होती है, मार्केटिंग की तो अक्सर करते हैं, एडवर्टीजमेंट की आउटसोर्सिंग हो सकती है, एक्सेट्रा। जी बच्चों, आउटसोर्सिंग उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है, सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग हो गई बच्चों? जी बच्चों बोले। बच्चों रिप्लाई करें प्लीज।
शाबाश, गुड हो गया जी, गुड हो गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक है, डन। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या हेडिंग है जी, मुझे बता देंगे? आपको स्क्रीन पे व्यू हो रहा है, नेक्स्ट सेक्शन किस चीज को डील कर रहा है बच्चों? नेक्स्ट सेक्शन किस चीज को डील कर रहा है? बोले बच्चों। इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट। क्या ये हमने चीज ऑलरेडी कर ली है या अभी करनी है बच्चों? क्या ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या अभी पढ़नी है बच्चों? अच्छा जी, नुमान कहते हैं कर चुके हैं जनाब पहला, पढ़ चुके हैं। अच्छा, जुनेद भी कहते हैं कर लिए। अच्छा अच्छा, ये कहाँ पर हमने की बच्चों? मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर हमने की है। यस, शाबाश बच्चों, शाबाश। ये जो हमने एक्टिविटीज की बात की थी ना, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट, इंटरनल ऑडिट जनाबेला एक्टिविटीज, ठीक है, ये वही चीजों की अब सेक्शन 5 में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट, कंपनी के ऑपरेशंस को देखना, वैल्यू फॉर मनी ऑडिट, ऑडिट आईटी ऑडिट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का ऑडिट, ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं होता, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है। ठीक है, तो इसको उसने वन बाय वन एलेबोरेट किया बच्चों, उसी ऊपर वाली एक्टिविटीज को। ठीक है जी, तो आपको जनाब मैं 1 से 2 मिनट दे रहा हूं जनाबेला, मेरे सामने आप वैल्यू फॉर मनी को पढ़ लें जनाबेला, कि वैल्यू फॉर मनी ऑडिट होता क्या है जनाबेला। उसके बाद मैं अपने डिस्कस 1 से 2 मिनट दे रहा हूं बच्चों, कि वैल्यू फॉर मनी ऑडिट क्या होता है, इसको पढ़ लें। जी बच्चों, पढ़ लिया? जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है किसी का? वैल्यू फॉर मनी ऑडिट के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है? तो कल भी बताया था, आज भी बताया जनाब पहला, इसमें हम क्या करते हैं, 3 E's चेक करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, एफिशिएंसी है, इकोनॉमी है। जैसे उसने नीचे एक एग्जांपल में लिख के दिया हुआ जनाब पहला, इफ कंपनी, जैसे उसने एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जनाब, इफ if company sources lower quality material at a price of 10% cheaper than their current supplier। ठीक है, तो इकोनॉमी तो आ गई बच्चों। ठीक है, और 50% मोर एज ए रिजल्ट ऑफ लोअर क्वालिटी। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, इकोनॉमी तो आ गई जो चीपर पे, लेकिन जो मटेरियल की यूजेज थी लो क्वालिटी था, मटेरियल की जो कंजम्पशन थी बच्चों 50% बढ़ गई, तो हम क्या कहेंगे कि इनएफिशिएंसी तो आ गई ना बच्चों, उसमें वेस्टेजेस ज्यादा आ गई, लो क्वालिटी थी, वेस्टेजेस ज्यादा होगी चला पहला, तो हम क्या कहेंगे, इनएफिशिएंसी है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों, तो दैट इज द वैल्यू फॉर मनी ऑडिट चला पहला। ओके बच्चों, ठीक हो गया बच्चों, कल भी समझाया था जनाब। अगर फिर भी किसी का कोई इशू है जनाबिल्ला तो बता दीजिएगा, अगर किसी का जनाबिल्ला चैट के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू मिस हो रहा हो जनाबिल्ला। परचेजेस नहीं, वो बेसिकली सिस्टम को चेक करता है बच्चों, प्रोसेस को चेक करता है।
एसओपीस को, स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस को चेक करते हैं। नीचे उसने हॉस्पिटल की भी बच्चों एग्जांपल दी हुई है जनाब। नेक्स्ट है जी ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट कंपनी की जो ऑपरेशंस हैं उसको जनाब वो क्या करता है जनाब, उसको असेस करता है, उसको रिव्यू करता है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ जी। Operational audit is a systematic review of efficiency, effectiveness of the operations within organization. The focus of audit is on the process which takes place within the organization to identify they can be streamlined and performed more efficiently। के जो कंपनी के operations है वो smoothly चल रहे हैं, उसकी वजह से कोई inefficiency तो नहीं आ रही। That is called operational audit बच्चों, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें जनाब तो हमारे पास वही चीजें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, दैट इज आईटी सिस्टम ऑडिट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आउटडेटेड तो नहीं हो गए। उसके बाद फाइनेंशियल ऑडिट है जनाब, क्या कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन का प्रोसेस है वो स्मूथ है, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो रहा है, एटसेट्रा जनाब। तो दीज आर द की असाइनमेंट्स फंक्शंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। लास्ट बच्चों इसका सेक्शन है जनाब, लास्ट सेक्शन है जनाब क्या, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जनाब, मैं अभी बता चुका हूं आपको क्या, कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट प्राइमरली एक इंटरनल फंक्शन है, ठीक है। वो रिपोर्ट करता है किसको जी, ऑपरेशनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट कह रहे हैं जनाब नहीं आया जनाब। ऑपरेशनल ऑडिट बच्चों कंपनी में मुख्तलिफ ऑपरेशन है ना, सेल्स के ऑपरेशन है, परचेज के, प्रोडक्शन के, एटसेट्रा। उसका एक प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। हर एक बेसिकली एक आपको पता है आप बेसिकली क्या, सेल्स का एक साइकिल है, परचेज का एक साइकिल है, अपना प्रोडक्शन का एक साइकिल है जनाब। ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं बच्चों, प्रोसेसेस होते हैं कि एक के बाद क्या वो ऑपरेशंस स्मूथली परफॉर्म हो रहे हैं, क्या उस सीक्वेंस को, उससे एसोसिएटेड कंट्रोल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। जी बेटा आमना ठीक है, ओके, ओके जनाब। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है जनाब, रिपोर्टिंग। तो हमें पता है कि ये नॉर्मली जी रिपोर्ट करते हैं किसको जनाब, टॉप मैनेजमेंट को, एग्जेक्टिव्स और नॉन एग्जेक्टिव्स को जनाब, ठीक है। तो प्राइमरी इंटरनल रिपोर्टिंग होती है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज हो मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा तो वो किसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्ट कैसे होती है बच्चों, एक महीना या हर 15 दिन के बाद या एक महीने बाद या जो भी एक टाइम पीरियड इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, वो जाके अपनी वो फंक्शंस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट की शक्ल में, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर एक रिपोर्ट देता है ना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर क्या एक रिपोर्ट देते हैं टॉप मैनेजमेंट को जनाब, ठीक है। ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन नहीं देते जनाब। और उस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये नहीं आना एग्जाम में, सबसे पहले जिस तरह रिपोर्ट लिखने का तरीका बताया जाता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक इंट्रोडक्शन देता है कि हमें ये काम असाइन किया गया था इतने टाइम पीरियड में, ठीक है। उसके बाद एग्जेक्टिव समरी होती है, समझते हैं एग्जेक्टिव समरी को, एक पूरी रिपोर्ट की एक समरी होती है जनाब, ठीक है, जिसमें उस रिपोर्ट टॉप के मैनेजमेंट के लोग सिर्फ वो समरी पढ़ते हैं, उससे उन्हें पूरी रिपोर्ट का पता चल जाता है। उसके बाद डिटेल्स होती है उसके अंदर जनाब, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, और किसी चीज की अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है बच्चों, एविडेंसेस वगैरह होते हैं तो वो अपेंडिक्स अटैच होता है जनाब, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट का क्या है जनाब, एक बेसिक्स का क्या है हमारे पास फॉर्मेट जनाब, इसको सिर्फ आपने रीड करना है, इससे ऐसा कोई खास चीज आपने नहीं निकालनी बच्चों। डन हो गया जी। और उसके बाद क्या है जी, ओके जी। तो ये हमारे पास रिपोर्ट का थोड़ा सा फॉर्मेट था, इसको आपने देख लेना है जनाब। ये बच्चों अंडरस्टैंडिंग वन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वन, अंडरस्टैंडिंग टू एंड अंडरस्टैंडिंग नंबर थ्री, ये तीन बच्चों अंडरस्टैंडिंग है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है बच्चों। आप ईमानदारी से मुझे बताएं, क्या आपने एथिक्स वाले क्वेश्चन कर लिए बच्चों, क्या आपने एथिक्स वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए बच्चों?
जी बच्चों, शाबाश। जुनेद कह रहे हैं नो, समटाइम वही मैसेज सामने आ जाते हैं जनाब। जी सलमान कहते हैं कर लिए। रिटर्न फॉर्म में कितने लोगों ने किए? रिटर्न फॉर्म में किए? जी सुलेमान जी, जुनेद जी, बेटा शहनाज, विल डू इंशाल्लाह। सलीम कहते हैं जनाबिला ठीक है बच्चों, इसको रिटर्न फॉर्म में कर लें, पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा जनाबिला। और साथ में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जनाबिला कि आप जब तक पूछेंगे नहीं ना, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो जनाबिला उस वक्त तक आप जनाबिला अपने आप को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। रिटर्न करें और पूछें। जी बेटा आमना क्या पूछ रहे हैं जी? ओके जनाबिला, ओके। चलते हैं जनाब आगे। तो बच्चों प्लीज, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कर लिया, चैप्टर नंबर 3 कर लिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इस बुक पे चैप्टर नंबर 4 है। और हमने अपना चैप्टर नंबर ये 11 किया है जनाब पहला। ठीक है, 11 ही था ना जी इसका नंबर? अच्छा, चैप्टर नंबर 9 है इस बुक के अंदर। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9 है जनाब पहला। ठीक हो गया जनाब। तो प्लीज बच्चों, आप इसके जनाबेला क्या कीजिएगा, इसके पास्ट पेपर्स कर लीजिएगा। इसके जनाबेला, सॉरी पास्ट पेपर्स कह रहा हूँ, इसमें जो आपको जनाब क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप कर लीजिएगा जनाब इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं होगी। एंड में हम ICMAP के जनाब लेटेस्ट कोई 8 से 10 अटेम्प्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे जनाबेला। जो हमारे सिलेबस में चीजें होंगी वो चीजें छोड़ देंगे जो अब सिलेबस में चेंज होगी। ओके बच्चों, डन। चले आगे। ओके जी। तो अब हम जनाबेला बच्चों, हमने एक सीक्वेंस को, अब हम एक सीक्वेंस मेंटेन करेंगे बच्चों। ठीक है, हमने एथिक्स पढ़ लिया, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस पढ़ लिया, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर की बात कर ली जनाबेला। ठीक है, ये अपना सलीम अब सिलेबस का रिव्यू हो नहीं गया? जो हमने बेसिक नोट्स पढ़े उससे आपको अंदाजा हो गया ना कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस में प्राइमरी क्या है? ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट है। तो बच्चों हमने फिर ऑडिट की स्टेजेस पढ़ी कि प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं, उसके बाद जनाब पहला क्या होता है, रिव्यू होता है, और उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी जाती है। तो ये जितनी सारे एरियाज जो है बेसिकली ये हमारा सिलेबस है। अब वन बाय वन हम हर चीज को डिटेल में कवर करते जा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है सलीम? ओके, ठीक है। अब अगर आप में से कोई भी सिलेबस देखेगा ना, कॉस्ट ऑडिट को छोड़ दे, वो एक हमारा सेपरेट सेक्शन है, तो आपको इजीली आप सिलेबस समझ आ जाएगा कि अच्छा, हाँ, इसको शुरू करने से पहले सिलेबस पढ़ते तो आपको समझ ही ना आ रही होती कि इंटरनल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज होती है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अब हमें सारा अंदाजा है जनाब। ओके जी। तो अब हम जनाबेला क्या है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ बच्चों। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक खास सीक्वेंस के साथ अपने डिस्कशन को जनाबेला। तो बच्चों, अब ऑडिट की सबसे पहली स्टेज क्या थी बच्चों? ऑडिट की बच्चों सबसे पहली स्टेज क्या थी? ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद ऑडिट की सबसे पहली स्टेज क्या थी बच्चों? प्लानिंग। शाबाश, क्या स्टेज थी? प्लानिंग। और हमारी प्लानिंग, हम प्लानिंग करते थे किस बेसिस पे? या इसको दूसरे लफ्जों को कि हम प्लान कर ही नहीं सकते जब तक हम रिस्क असेसमेंट नहीं कर लेते। तो रिस्क असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। रिस्क असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। और रिस्क असेसमेंट में क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों रिस्की एरियाज, जहां पर ऑडिटर को लगता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि ऑडिटर का स्कोप ही क्या है, उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स फाइंड करनी है। ठीक है जनाब बेला? ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास ऑडिट की जो सबसे पहली स्टेज है प्लानिंग। और प्लानिंग में हम क्या कहते हैं, कौन, कब, कैसे, क्या और क्यों करेगा, इस सारी बातों का जवाब जिस डॉक्यूमेंट में होगा दैट इज कॉल्ड
प्लानिंग डॉक्यूमेंट, और इन सारी बातों का जवाब रिस्क असेसमेंट के बगैर नहीं मिल सकता। बच्चों, ऑडिटर को ध्यान में रखिएगा, ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी होती है, और रीजनेबल एश्योरेंस क्या डिमांड करती है कि ओपिनियन दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है जनाब। तो हमने अपना प्लान ही इस तरीके से करना है कि हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड कर सकें, ऑल मिसस्टेटमेंट्स नहीं। तो बच्चों, हमें क्या पता कि कहाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। तो इसका जवाब जनाब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि पहले रिस्क असेसमेंट कर लें, रिस्क असेसमेंट कर लें। रिस्क असेसमेंट से क्या होगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्की एरियाज पता चलेंगे, उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पता नहीं चलेगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ ज्यादा हो सकती है, कहाँ कम, उसके चांसेस पता चल जाएंगे जनाब बिला। ठीक है, तो इससे आपको रिस्क की एरिया के जब सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंसिंग, करंट एसेट्स, इन्वेंटरी, नॉन करंट एसेट्स, इक्विटी, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स एटसेट्रा, हमें नहीं पता कि इसमें किस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, किस में नहीं है। तो रिस्क असेसमेंट जब हम करते हैं तो हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट जहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है उसका पता चल जाता है। डन। अगर आप मुझे बता दें कि रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है जनाब, रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है? रिस्क असेसमेंट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो एरियाज जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, रिस्क असेसमेंट से हम वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जी, आप बताएंगे बच्चों मुझे? देख लें, ये दोनों चैप्टर हमने किए हुए काफी हद तक। रिस्क असेसमेंट कैसे की जाती है? जी, जैद, नोमान, सैफ, यूसुफ। जैद कहते हैं कंपैरिजन करके, सलीम कहते हैं एनालिसिस करके, कनीज बतूल बेटा कह रहे हैं चेकिंग कंट्रोल्स। अच्छा जी, शहनाज बेटा कह रहे हैं जी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, शायद ये पहले का जवाब है जनाब। ठीक है, अच्छा जनाब। सुलेमान कह रहे हैं, बिल्कुल सुलेमान ठीक कह रहे हैं जनाब। मैं पढ़ता हूँ जनाब, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने से। हसन अरशद कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर से। जी, और लोगों को भी देख लेता हूँ जनाब मैं। जी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। जी बेटा, शनाज ठीक कह रहे हैं जनाब। जी, बिल्कुल रिस्क असेसमेंट करने, रिस्क की एरिया ढूंढने के लिए जनाब हमने प्राइमरली क्या कहा था कि ऑडिटर हैव टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस। बच्चों, नॉलेज ऑफ बिजनेस से उसे पता चलता है कि किस फैक्टर की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है और किसकी वजह से कम है। और दूसरा था बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां पर अनयूजुअल किस्म का ट्रेंड, अनयूजुअल किस्म की मूवमेंट लास्ट ईयर से, इंडस्ट्री से, बजट से नजर आएगी, हम कहेंगे यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने से और नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने से आपको जनाबिला रिस्क की एरिया पता चल जाते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक की रिवाइज करवा रहा हूं। नॉलेज ऑफ बिजनेस कैसे ऑब्टेन किया जाता है? नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने के प्रोसीजर्स बताएं। सुलेमान कहते हैं इंटरव्यूज। बेटा, जो बच्चों जो पढ़ाया था ना वो बताना आप। कहा ठीक है, लेकिन मैंने कभी भी इंटरव्यू का लफ्ज नहीं बोला। ऑडिट में हम इंटरव्यूज नहीं कहते, उसे किसी और लफ्ज बोलेंगे। जी, हाउ टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस, ये है मेरा क्वेश्चन। हाउ टू ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस। जी बेटा उनसा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यस, मैं अभी बोलूंगा नहीं, लेकिन आपने ठीक कहा है जनाब। जी सुलेमान, बिल्कुल अब आपने ठीक कहा जनाब। आपने अगर देखें, यही होता है कि एग्जाम में हम क्या करते हैं, मिस्टेक कर आते हैं।
पूछा कुछ और होता है, हमें क्लैरिटी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, गलत लिखाते हैं बच्चों। यस, दो बच्चों ने ठीक है काफी हद तक सही जवाब दिया है कि नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं दैट इज इंक्वायरीज, inquiries from management and other personals in the organization। और दूसरा इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमें लगता है जिससे हमें नॉलेज ऑफ बिजनेस मिल सकता है, जैसे मेमोरेंडम, जैसे आर्टिकल्स, कंपनी के मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट चलाते ना, ठीक है, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, हम इनको जरूर इंस्पेक्ट करते हैं। और तीसरा प्रोसीजर हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन। तीसरा प्रोसीजर क्या पढ़ा था बच्चों, ऑब्जर्वेशन जनाब नाम, ठीक है, कि हम नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करते हैं बाय प्लानिंग इंक्वायरीज, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे रिस्क असेसमेंट करने के प्रोसीजर्स बताएं, तो आप कहेंगे चार। रिस्क असेसमेंट करने के प्रोसीजर्स बताएं, तो आप कहेंगे एक है नॉलेज एनालिटिकल प्रोसीजर, और एक है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ये तीन के जरिए आप नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करते हैं, और एक सेपरेट एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बच्चों कितने हो गए, चार हो गए बच्चों। और प्रोसीजर तो वही 7-8 है हमारे पास, उन्हीं में से आपने यूज करने हैं बच्चों। अब रिकैलकुलेशन से रिस्क नहीं पता चलता, मिसस्टेटमेंट पता चलती है। डन बच्चों, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स याद आ गए कुछ? जी बच्चों रिप्लाई करें। ओके तो मैं दोबारा कह रहा हूं जनाबेला कि हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। रिस्क असेसमेंट मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोस एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिस्टेक। रिस्क असेसमेंट करने के हमारे पास प्रोसीजर क्या है, बाय परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एंड बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस थ्रू इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनस, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डन बच्चों। अब मैं एक, ये थे प्रोसीजर्स। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा हूं जनाबेला। नहीं नहीं, मैं तो अभी अब्दुल्ला चैप्टर पे नहीं आया हूँ, सिर्फ मैंने टेबल ऑफ कंटेंट ही ओपन किया हुआ है। मैं तो आपको सिर्फ पिछला रिकॉल करवा रहा हूँ कि हमने चैप्टर 4, 5 और 6 के हवाले से क्या पढ़ लिया हुआ है। मैं रिकॉल करवाने के बाद चैप्टर को ओपन करूंगा, ठीक है अब्दुल्ला? ओके जी। तो हमारे पास अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉलेज ऑफ बिजनेस? नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करके हमें रिस्क का पता चल जाता है। मैं अपने आपसे अगला क्वेश्चन क्या करूं, नॉलेज ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं? अब आप बच्चों वो जवाब देंगे, कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था, अब आप दें। व्हाट इज नॉलेज ऑफ बिजनेस? शाबाश बेटा ईजा, शाबाश नोमान, ठीक है, और लोग भी जवाब दें बच्चों। शाबाश बेटा, ठीक है। नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉलेज बच्चों। वो कुछ याद आया कि नॉलेज ऑफ बिजनेस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने, आउटसाइड फैक्टर्स को जाने, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे प्रेशर आता है कि जिसकी वजह से वो मिसस्टेटमेंट कर सकती है। तो हमने जो ऑर्गेनाइजेशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर पढ़े थे बच्चों, उसमें क्या थे, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। हमने देखा था ना, इसकी वजह से मिसस्टेटमेंट के चांसेस अराइज होते हैं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट पढ़ा था कि अगर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है तो इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, और हो सकता है मैनेजमेंट ने इस नुकसान को, क्योंकि आपको पता है इसको कहते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे शो कर रहे हैं। अगर कॉस्ट 100 है, एनआरवी अब 70 है, तो 30 का एक्सपेंस यानी लॉस बुक करना पड़ेगा उन्हें, जो कि मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उससे प्रॉफिट कम हो जाते हैं और एसेट्स भी अंडरस्टेट हो जाते हैं। तो फिर मैनेजमेंट उसे कॉस्ट पर ही रहने देती है। और ऐसा करने की पीछे रीजन क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इसी तरह नॉलेज ऑफ एंटिटी में हमने जो सबसे स्ट्रॉन्ग बात पढ़ी थी वो क्या थी,
कि हम कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेंगे। तो बच्चों भूल गए कितनी डिटेल में तो आपको ये बातें करवाई थी, तो जब हम ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे थे, नॉलेज ऑफ बेसिकली बिजनेस ऑब्टेन नहीं किया था, जिससे हमें इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का पता चला था, और हमने फिर अच्छी प्लानिंग के साथ ओवरऑल रॉन्ग ओपिनियन, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के चांसेस को कम किया था। तो कुछ कुछ याद आ रहा है बच्चों? तो सारी डिस्कशन बच्चों इस चैप्टर के अंदर है जी। तो जी, नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट बच्चों, ठीक हो गया। तो मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया कि नॉलेज ऑफ एंटिटी में इंटरनल नॉलेज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, कंपनी की मेन मेन पॉलिसी क्या है, तो कौन से एरियाज हैं जिसपे मैनेजमेंट एस्टिमेशंस करती है, इसी तरीके से टॉप मैनेजमेंट उसकी कॉम्पिटेंसी, उनकी जनाबला चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारा नॉलेज ऑफ एंटिटी है। एनवायरमेंटल देखें, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है ना बच्चों, तो हम कहते हैं कि रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन में आके कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को मार्केट में बेहतर शो करवाने के लिए हो सकता है मैनिपुलेशन कर रही हो बच्चों। तो इन फैक्टर से हम रिस्क की एरियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो के अंदर यही फैक्टर्स दिए होंगे, और आपसे क्या कहेगा, रिस्क की एरिया बताएं जनाब, तो आपने इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है इसकी वजह से रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों है, या वो आपसे कहेगा रिस्क ऑडिट रिस्क बताएं। ऑडिट रिस्क क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बताना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ में डिटेक्शन रिस्क भी बताना होता है। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, जो ऑडिटर का रिस्क होता है, ऑडिटर से रिलेटेड रिस्क होता है जी बच्चों। तो नॉलेज ऑफ बिजनेस भी याद आ गया, बोले बच्चों। ओके ओके बच्चों, ओके बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या पढ़ा था हमने, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करने के सोर्स, सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑब्टेनिंग, सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। हाँ जी बताएं, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कैसे करें, वो तो हमने पढ़ लिया, इंक्वायरी से, ऑब्जर्वेशन से, इंस्पेक्शन। और बच्चों इन्हीं प्रोसीजर के अंदर सोर्स छुपे हुए हैं। सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस बताएं क्या क्या है, रिप्लाई करें बच्चों प्लीज। देखते हैं जी बच्चे क्या कह रहे हैं जनाब। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क इसमें नहीं आता, वो डिटेक्शन रिस्क है, डिटेक्शन रिस्क है, ठीक है, वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। यस, बिल्कुल जैद सही कहा कि एक सोर्स मैनेजमेंट है, एक सोर्स मैनेजमेंट के प्रोवाइड किए हुए डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक सोर्स कंपनी की वेबसाइट है, एक सोर्स सोर्स डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ठीक है, जिनसे आप इंक्वायरी की, वो सोर्स ही है ना बच्चों। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक्सटर्नल अपना क्या कहते हैं मॉनिटर्स होते हैं जनाबेला। इसी तरीके से एक सोर्स ऑडिटर खुद होता है, ऑडिट टीम होती है। अगर लास्ट ईयर जो ऑडिट टीम आई थी, उनसे आप जनाबेला नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर जिस पे काम किया था, उसमें भी तो कुछ ना कुछ नॉलेज ऑफ बिजनेस की बातें होंगी बच्चों। तो ये सारी जनाबेला सोर्सेज हैं फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस जी बच्चों। ओके करें, ओके बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें जनाबेला, तो हमारे पास नेक्स्ट इससे रिलेटेड देखें, रिस्क असेसमेंट को कहने में कैसे मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, एलेबोरेट कर दिया, ओपन कर दिया। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो रिस्क के हवाले से जनाबेला क्या क्वेश्चन रह गया जनाबेला, प्रोसीजर्स हो गए, सारा कुछ हो गया जनाबेला। अच्छा जी, आपने रिस्क असेसमेंट कर ली। अब मैंने आपको बताया था नॉलेज बेस यही क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने बोल दिए जनाब। बाकी सिनेरियो मैंने आपसे क्या कहा था, या तो आपको पिछले साल और इस साल की, या इस साल की और बजटेड इंफॉर्मेशन दे देगा, और आपसे कहेगा रेशियोज निकालें और बताएं किस एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है। तो जहां अनयूजुअल इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा जनाब, ठीक है। या आपको नॉलेज जो बिजनेस देगा, पेस्टल फैक्टर्स बता देगा, ठीक है, इंटरनल नॉलेज आपको टेन करेगा, उसको पढ़ के आपने देखना है
क्या मैनेजमेंट के पास कोई प्रेशर या मैनेजमेंट जानबूझ के कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं कर सकती जनाब। तो सिनेरियो में या तो नॉलेज ऑफ बिजनेस देगा या बच्चों आपसे रेशियोज कैलकुलेट करके आपसे कहेगा रिस्क एरिया बताओ। अगर वो कहेगा रिस्क एरिया बताओ तो आपने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के जो चांसेस बड़े हैं वो बता देना है। और अगर आपसे कहे ऑडिट रिस्क बताओ तो आपने रिस्क एरिया के साथ साथ डिटेक्शन रिस्क बताना है, जिसमें सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क आ जाता है। तो जब हमने ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। ओके जी। तो ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आपने चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर ये बातें समझ आ गई तो बड़े आराम से आप एग्जाम के अंदर इन सारी बातों का जवाब दे सकते हैं। जी बच्चों ओके करें। ओके गुड है जनाब। ओके बच्चों गुड है जनाब। ठीक है। उसके बाद अगर 3 4 5 नंबर का आ जाए कि इंक्वायरीज, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, ये है वो प्रोसीजर जिसके जरिए आप नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करते हो। इन प्रोसीजर्स को एलेबोरेट करें। तो आप इंक्वायरीज में क्या लिखेंगे कि हम इंक्वायरी करेंगे किस चीज की, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कंपनी की पॉलिसीज कैसी हैं। ठीक है। इंक्वायरी किससे करेंगे, डिपार्टमेंटल हेड से करेंगे, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। पेरोल डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हैं एक्सेट्रा। अच्छा जी। ऑब्जर्वेशन किस चीज की करेंगे, हम कंपनी के सिस्टम की ऑब्जर्वेशन करेंगे, कंपनी के प्रोसेसेस को देखेंगे क्या वो स्मूथली अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे जनाब अल्लाह। इसी तरीके से किस चीज को इंस्पेक्ट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे। देखिए सेल्स इनवाइस नहीं इंस्पेक्ट करेंगे, उससे बिजनेस का थोड़ी पता चलता है, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके जी बच्चों ओके। जी जुनैद मैं इसको देखता हूँ जनाबेला कि अगर ये मैनेज होती है तो हमें ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे कि 1.5 आवर की हो, भले 4 दिन हो जाए। ठीक है। मैं देखता हूँ कि 1.5 आवर पे अगर हो सकती है तो मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा जनाबेला। ठीक है। बाकी हमारा जो सब्जेक्ट है खासतौर पे प्रैक्टिकल है। ठीक है। ऐसा कोई एमसीक्यूज भी नहीं है जिसके अंदर मैं आपको ज़्यादा ही इंगेज कर सकूँ, लेकिन हम मीन वाइल इंशाल्लाह इसको कोशिश कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक में कोई ऐसी अगर अरेंजमेंट हो जाए तो थोड़ा कंफर्ट हमारा बढ़ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपकी कोई क्लास होती है, बच्चों इसके बाद आपकी कोई क्लास होती है। चले चले फिर तो चले फिर तो जनाब अल्लाह अच्छी बात है कि हम अपने टाइम को अगर रिड्यूस करें तो किसी को ये है कि किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। ये वरना क्या होता है कि अगर हम अपना हाफ एन आवर की रिक्वेस्ट करें मैनेजमेंट से कि इसको 3 की जगह 4 डेज कर लें, लेकिन अगर इसके बाद कोई और क्लास हो तो वो फिर गैप आ जाएगा। ठीक है। तो चलें वो हम इंशाल्लाह ताला इसको ठीक है उन्हें देख लेते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं जनाब कि अगर हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि 1.5 आवर की क्लास करके 4 डेज कर लें, ठीक है, ताकि सिलेबस की कवरेज भी अच्छी हो जाए, तो इट्स क्वाइट फाइन। क्योंकि जो लोग पहले क्लास ले रहे हैं जनाब, ठीक है, तो उनके लिए जनाब और शायद चैलेंजिंग ये हो जाएगा जनाब कि वो 2 2 घंटे पहले पढ़ के बैठे हैं। जी जी। क्योंकि 2 2 घंटे अगर आप पहले बैठे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जनाब, आप बच्चों को भी इंगेज रखना, क्योंकि वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि अगर आप 3 से 4 घंटे पहले पढ़ के बैठे और एंड में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट इंशाल्लाह वो इस पे कुछ ना कुछ अकोमोडेट हो जाएगा जनाब। वो बेटा अगर डेफिनेटली अगर थर्सडे को किसी की क्लास है तो डेफिनेटली फिर नहीं हो सके। ऐसा नहीं है हम किसी के टाइम को नहीं इंशाल्लाह ताला डिस्टर्ब करेंगे। अगर वो उस दिन किसी की क्लास है तो डेफिनेटली फिर हम नहीं कर सकते ना, वो फिर हम देखेंगे कि उसका हल क्या है। लेकिन फिर कोशिश हम यही करेंगे जनाब कि आप लोग इंगेज रहें, बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो जनाब। ठीक हो गया। लेकिन आज तो हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। तो ये था बच्चों
चैप्टर नंबर 5 और आपसे चैप्टर नंबर 5 का एक और क्वेश्चन करके मैं चैप्टर नंबर 5 को गो थ्रू करना शुरू करता हूँ। और वो एक और क्वेश्चन क्या था जनाब वाला, वो हमें 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रिस्क असेसमेंट क्यों की जाती है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिस्क असेसमेंट। Why there is a need for, जी, why, जी, क्वेश्चन क्या दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों, अब इसलिए डिस्कशन को हम रोक देते हैं जनाब बिला, ठीक है। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, ये रिस्क असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये रिस्क असेसमेंट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब बच्चों कई दफा क्या होता है कि सर आपने तो रिस्क असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे, वहां पर आ गया पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट बताएं, तो बच्चों एक ही बात है। बच्चा कहता है वहां आ गया सर नीड फॉर रिस्क असेसमेंट बताएं, तो भी एक ही बात है। आगे वहां पर वो बच्चा कहता है सर क्वेश्चन आ गया एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट बताएं, तो बच्चों वो भी तो एक ही बात है। इसका प्राइमली अगर आप बात करें कि हम रिस्क असेसमेंट करते हैं ताकि हम रिस्की एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा बच्चों। यस, रिस्क असेसमेंट का प्राइम फंक्शन है कि रिस्की एरिया आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो एक बुलेट तो नहीं लिख के आएंगे ना जी, फिर क्या लिख के आएंगे। यस, इसकी बेसिस के ऊपर आप जनाब बिला क्या कर सकते हैं, आप इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं बच्चों, एक प्रॉपर टीम सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर प्रोसीजर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों। ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स या एडवांटेजेस हम प्लानिंग के भी पढ़ेंगे जनाब बिला, ठीक है। रिस्क असेसमेंट अच्छी होगी तो मुझे बताएं प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है ना, बोले बच्चों, प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है जनाब अल्लाह, तो फिर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर सिलेक्ट कर सकते हैं ना। रिस्क असेसमेंट ठीक प्रॉपर करेंगे तो सही डायरेक्शन में आप ऑडिट कर सकते हैं ना। अगर रिस्क असेसमेंट ठीक करेंगे तो अप्रोप्रिएट टीम मेंबर सिलेक्ट कर सकते हैं ना, अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं ना बच्चों, ऐसा ही है ना जी। ओके ओके जनाब, ओके बच्चों, ठीक है बेटा शहनाज, बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं कि यू कैन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। ओके जी, तो अब यहाँ पर मैंने रिस्क की डिस्कशन को खत्म कर दिया। इस चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट और वो जो हमने पढ़ा हुआ है, ऑडिट रिस्क क्या होता है। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। और ये आपको इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का कैसे पता चलता है, रिस्क असेसमेंट से ही तो पता चलता है बच्चों। नॉलेज ऑफ बिजनेस और नॉलेज ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करके तो पता चलता है, एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर्म करके तो पता चलता है। जब ये रिस्की एरिया हमारे सामने आ जाते हैं तो हम अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हैं, अच्छी टीम लेके जाते हैं और अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर देते हैं, और इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये है बच्चों एरिया, इस पे सिनेरियो सेट होता है जनाब। ओके, ले जी, अब आ जाते हैं प्लानिंग की तरफ थोड़ा सा। ये आपको अंदाजा नहीं है ये कितना एक इम्पोर्टेंट जनाब चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लानिंग। मुझे बता देंगे कि ऑडिट में हम जो प्लान्स डेवलप करते हैं वो कितनी तरह के करते हैं। एक प्लान डेवलप होते हैं या दो लेवल पे प्लान्स बनते हैं सर? जी बच्चों, ऑडिट में कितनी तरह के प्लान बनते हैं। जी बच्चों, रिप्लाई नहीं आ रहा अब आपका, जब मैं व्यू नहीं कर पा रहा। जी, अक्सर बेटा कहते हैं, तंजीम कह रही है जनाब। ओके बेटा, ये दो, जी, दो लेवल्स पे प्लान बनते हैं जनाब पेला, दो तरह के प्लान्स बनते हैं जनाब पेला। जी बेटा शहनाज, आप क्या कहते हो। शाबाश शाबाश। जी जुनेद, जो नाम मुझे थोड़े से अब कुछ याद हो गए तो मैं उनको जनाब पेला क्या करता हूँ आपके साथ बोल लेता हूँ जनाब पेला। यस, दो लेवल्स पे प्लान बनते हैं। एक को हम कहते हैं ओवरऑल
ओवरऑल ऑडिट प्लान या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल ऑडिट प्लान और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और दूसरे जो हम बनाते हैं वो से क्या बोलते हैं बच्चों, ऑडिट प्लान्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑडिट प्लान्स। जी, ओवरऑल ऑडिट प्लान या ऑडिट प्लान्स, इन दोनों में से पहले कौन सा बनता है बच्चों? जी, जैद कहते हैं ओवरऑल। देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। ओवरऑल प्लान। जी, पहले ओवरऑल ऑडिट प्लान बनता है, उसके बाद ऑडिट प्लान्स बनते हैं। ऑडिट प्लान जो है एक होता है या बहुत सारे होते हैं बच्चों? ऑडिट प्लान्स जो है वो एक होता है या बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब क्या है जी, कि हर हर एरिया का सेपरेट ऑडिट प्लान होगा। ऑडिट प्लान मींस कि उस एरिया पर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे। इंस्पेक्शन करनी है, इंक्वायरी करनी है, ऑब्जर्वेशन करना है, रिकैलकुलेशन करना है, री परफॉर्मेंस करना है, ये सारी जनाबेला चीजें आप ऑडिट प्लान्स में लिखते हैं जनाबेला। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है। कितने बनेंगे? जितने एरियाज होंगे जनाबेला, रिस्क की बेसिस के ऊपर डिसाइड हो रहा होगा कि प्रोसीजर ज्यादा लगने हैं या कम लगने हैं। ऑडिट प्लान्स में बच्चों दो कैटेगरीज के हम प्रोसीजर्स लगाते हैं। बताएंगे बच्चों कौन कौन से? अब देख ले कितनी सारी हमने बातें पढ़ी थी बेसिक नोट्स पे, तो ये दोनों चैप्टर कवर्ड है बच्चों। बस बुक पढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा जनाबेला क्या करना है, इस चीज को देखना है जनाब। जी बच्चों बताएं, हम ऑडिट प्लान के अंदर कौन कौन से प्लान्स या कौन कौन से प्रोसीजर्स की बात करते हैं बच्चों, जवाब दें। शाबाश शनाज बेटा, शाबाश। मैं देख रहा हूँ कोई और बच्चा भी रिप्लाई करे ताकि जनाबेला अंदाजा हो कि आपको कितना याद है। शाबाश बेटा अक्सर। जी शाबाश सलीम, थोड़ा सा गलत बताया आपने, लेकिन शाबाश नोमान। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ना करें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के उस पर्टिकुलर एरिया पे। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हम बताते हैं कि सेल्स पर क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने हैं और क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से बच्चों अगेन कंट्रोल्स का पता चलता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर है असल में तो वो प्रोसीजर है जिनसे हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेगी। चले, बड़े जबरदस्त जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ा जबरदस्त जा रहे हैं जनाब अल्लाह। अब मुझे इसी खुशी में आप ये बता दें कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अगर फर्ज करो सेल्स का एरिया है, अब मुझे बताएं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम कब लगाएंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो लगने ही लगने हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते। इसका जवाब दें। इसका जवाब दें। अगर सही जवाब दे दिया तो क्या बात है बच्चों। अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो मैं ट्रीट जरूर देता आप लोगों को। देखते हैं बच्चों किसका जवाब ठीक होता है जनाब। हमने कहा कि जो ऑडिट प्लान्स होते हैं उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के प्रोसीजर्स होते हैं और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैंने क्या कहा था जनाब, सब्सटेंटिव सब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम कब लगाते हैं जनाब? जी उनजा बेटा, किसी हद तक आपने ठीक कहा जनाब बेला। जी जी बेटा शनाज सही। थोड़ा सा इसको ठीक करें, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं आई कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। जुनेद सही नहीं कह रहे आप। हाफिज नुमान ठीक कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। मैं तो आपसे कुछ सब्सटेंटिव का नहीं पूछ रहा,
मैं पूछ रहा हूँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने होते हैं कि नहीं लगाने होते? शाबाश बेटा सलीम, शाबाश। हमने हमने एक ऑडिट अप्रोच पढ़ी थी, हमने एक ऑडिट अप्रोच पढ़ी कि रिस्क असेसमेंट स्टेज के ऊपर, रिस्क असेसमेंट स्टेज के ऊपर अगर हमें क्या लगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तो फिर हमने क्या कहा था कि जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो हो सकता है हमें ख्याल आए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग ना हो, हमने रिस्क असेसमेंट स्टेज पे जो चेक किया हो सकता है रॉन्ग सैंपल सेलेक्ट कर लियो, तो अगेन हम कंट्रोल्स को टेस्ट करते थे। ठीक है, तो ऐसे एरिया जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो इनिशियल असेसमेंट के मुताबिक रिस्क असेसमेंट स्टेज के ऊपर, तो फिर हम उस एरिया पे दोबारा कंट्रोल्स को चेक करते हैं, और जब दोबारा कंट्रोल्स को चेक करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग ऑडिट तो उसे हम नाम देते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, और अगर वो जवाब मिले कि यस स्टिल टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रांग, तो फिर हम अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें लगे कि वीक है तो फिर बढ़ा देते हैं। जब इनिशियल असेसमेंट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा क्या हो, वीक हो, तो फिर हम बजाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को दोबारा देखने के लिए हम सीधा सीधा सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ही बढ़ा देते हैं ऑडिट प्लान्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ऑडिट प्लान में टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, सब्सटैंटिव तो हर सूरत होने। जी बच्चों, ओके करें, बिल्कुल इसको रीचेक करते हैं, लेकिन रीचेक उस वक्त करते हैं जब इनिशियल असेसमेंट में क्या हो, हमें लगे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है। जी बच्चों, ओके करें। वीक हो तो हम उसको चेक नहीं करते, हम सीधा सीधा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर दोज प्रोसीजर व्हिच आर यूज्ड टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक हो गया बच्चों, ओके करें। जी बेटा शहनाज, आपको याद आया? जी सुलेमान, जी सुलेमान, आप लोग हैं मौजूद? ठीक हो गया जी, ओके बच्चों, ठीक हो गया जी। जुनेद, डन, आपका रिप्लाई आ गया, जैद का रिप्लाई भी आ गया, सब लोग रिप्लाई करें, सबके नाम मुझे याद हो जाए। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, तो ये हमने ऑडिट प्लान को भी रिकॉल कर लिया बच्चों। हमने ओवरऑल प्लान, अच्छा ओवरऑल प्लान जो समराइज्ड होता है कि डिटेल्ड होता है? जी बच्चों, ओवरऑल प्लान समराइज्ड होता है या डिटेल्ड होता है? अच्छा जी, ऑडिट प्लान डिटेल्ड होते हैं या समराइज्ड होते हैं? ऑडिट प्लान्स या ऑडिट प्रोसीजर्स? जी बच्चों, रिप्लाई करें प्लीज, शाबाश। ओवरऑल प्लान ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है या किसी पर्टिकुलर एरिया के लेवल पे होता है? ओवरऑल प्लान ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है या किसी पर्टिकुलर एरिया को सिर्फ डील करता है? जी बच्चों, यस, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है जनाब, ये किसी का पर्टिकुलर एरिया के ऊपर नहीं होता, ये ओवरऑल गाइडलाइंस होती है। ठीक है, ओवरऑल अप्रोच होता है। ठीक है, अच्छा जी, जबकि ऑडिट प्लान किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है, ऑडिट प्लान पर्टिकुलर एरिया पे होता है जनाब पहला। उसके बाद ऑडिट प्लान्स डेवलप हो ही नहीं सकते जब तक आप ओवरऑल प्लान नहीं बना लेते, क्योंकि ओवरऑल प्लान के अंदर आप रिस्क असेसमेंट की बेसिस पर रिस्क की एरिया बताते हो, तो जहां बच्चों रिस्क ज्यादा होगा वहां साफ सी बात है आपके प्रोसीजर्स ज्यादा होंगे बच्चों। ओके करें जी, ओके बच्चों, ओके गुड हो गया जी, गुड हो गया बच्चों, शाबाश, ठीक हो गया जनाब पहला। अब वही क्वेश्चन, प्लानिंग क्यों करते हैं जनाब पहला? प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि टाइम मैनेजमेंट हो, प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि आप डायरेक्शनली में काम कर सके, प्लानिंग हम इसलिए करते हैं ताकि एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑडिट में भी आए जनाब पहला। ठीक है, हम प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि अपना हम प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ सही डायरेक्शन में ऑडिट कर सकें और इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन आने के चांसेस कम से कम हो जाए। ये भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों 5-6 नंबर का,
कि प्लानिंग का पर्पस बताएं, रीजंस ऑफ प्लानिंग बताएं, नीड ऑफ प्लानिंग बताएं, पर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग बताएं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग बताएं। एक ही बात है बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं बच्चों, ओवरऑल ऑडिट प्लान। ओवरऑल, ओवरऑल असल लफ्ज ओवरऑल है जनाब। ओवरऑल ऑडिट प्लान या ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के कंटेंट्स बताएं। ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर जो हम ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाते हैं उसके अंदर किन किन बातों को हम डिस्कस करते हैं। बच्चों मैंने बताए थे आपको, ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर हम क्या क्या बातें डिस्कस करते हैं, जवाब दें बच्चों। जवाब दें बच्चों। शाबाश। टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे? शाबाश बच्चों, टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे? जी सुलेमान, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। शाबाश। ये हम 3 सेक्शंस बिल्कुल बनाते हैं प्लान के, लेकिन आप सिंपली बताएं कि ओवरऑल प्लान के अंदर हमने किन किन बातों को लिखा था जनाब। एक खास सीक्वेंस आपके जहन में स्केच होना चाहिए ना। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बिल्कुल पढ़ा था। मैं तो आपसे सिंपली इस 3 सेक्शन वाइज कंटेंट नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपली बताएं कि ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर हम क्या क्या बातें डिस्कस करते हैं, फिर उन्हीं बातों को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। शाबाश जीन, शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है। या सबसे पहले हम ओवरऑल प्लान के अंदर रिस्की एरियाज की लिस्ट बनाते हैं। रिस्की एरियाज कौन कौन से होंगे? बिल्कुल जुनेद, शाबाश, आपने ठीक लिखा है जनाब। ठीक है। जीन बेटा आपने भी ठीक लिखा। हाफिज नोमान, शाबाश, आपने भी ठीक लिखा। एक खास सीक्वेंस में चलेंगे ना। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, देखिए मैं चैप्टर 4 5 ओपन भी नहीं किया, आप सॉरी 5 6, और ऑलमोस्ट मैं सारा चैप्टर आपके साथ रिवाइज करवा रहा हूँ जनाब। जब इसको देखेंगे तो इसकी एक सिर्फ बुकिश वो एक जो तरीका कार होता है उसको रीड कर लेंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। जी, हम ओवरऑल प्लान में सबसे पहले रिस्क असेसमेंट की बेसिस पे जो रिस्की एरियाज हैं वो लिस्ट करते हैं जनाब। ठीक है, या अपेंडिक्स लगा होता है। उसके बाद हमारी ऑडिट अप्रोच क्या होगी, क्या अप्रोच होगी, जहां पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है वहां हम दोबारा ऑडिट प्लान में टेस्ट ऑफ कंट्रोल टेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे, सब्सटेंटिव कम या ज्यादा। ठीक है। इसी तरीके से टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स को एरियाज एलोकेट करना। ठीक है। मटीरियलिटी लेवल, कि वो कितनी मिसस्टेटमेंट होगी जिसको मटेरियल समझा जाएगा, क्योंकि मटेरियलिटी लेवल ऑडिटर ने सेट करना है। मटेरियलिटी लेवल बच्चों चेंज हो सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर ऑडिटर को लगे कि इनिशियल असेसमेंट गलत हो गई चना पहला डन। इसी तरीके से टाइमिंग, टाइमिंग्स इसके अंदर लिखी जाती है। मीटिंग्स कब कब होंगी जनाब पहला, ऑडिट कब कंप्लीट किया जाएगा, लेटर ऑफ वीकनेसेस कब लिखा जाएगा जनाब पहला। अच्छा जी, रिव्यू कब किया, ये सारी बातें जनाब पहला। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंसल्टेशन कैसे होगी, मैनेजमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, ये सारी बातें बच्चों ओवरऑल ऑडिट प्लान में लिख दी जाती हैं। जी बच्चों ओके करें। जी बच्चों, सैम्पलिंग अप्रोच, बिल्कुल सैम्पलिंग अप्रोच भी बिल्कुल इसमें आ जाएगी जनाब पहला, कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है बच्चों। डन। ओके ओके जनाब। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एक स्टैटिक एक्टिविटी है या ऑन गोइंग एक्टिविटी? यानी अगर हमने प्लानिंग कर ली एक दफा तो क्या उसके बाद प्लान चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? प्लानिंग इज अ स्टैटिक फेज और इट्स अ कॉन्टिन्यूस फेज? जी बच्चों क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, किसी ने लिखा हुआ नेचर, टाइमिंग एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, बिल्कुल जनाब, ओवरऑल प्लान के अंदर हम और टाइमिंग्स, ऑडिट का स्कोप, ये सारी बातें भी लिखते थे। जी, प्लानिंग इज अ स्टैटिक फेज, इट्स अ कॉन्टिन्यूस फेज। जी। अच्छा जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग जनाब, इट्स अ कॉन्टिन्यूस फेज। सही है जनाब, क्यों बच्चों वजह, प्लानिंग एक कंटिन्यूस फेज क्यों है? आपने पहली स्टेज प्लानिंग कर ली, रिस्क असेसमेंट की बेस पे प्लानिंग कर ली, बस अब आप प्लान चेंज क्यों कर रहे हैं? क्यों चेंज कर रहे हैं जी प्लान?
जी, प्लान क्यों चेंज कर रहे हैं? कोई जवाब दे बच्चों। मैंने मान तो लिया। यस, शाबाश ज़ैद। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ये जब आपने रिस्क असेसमेंट की, उस वक़्त आपने जिन बेसिस पे रिस्क असेसमेंट की, नॉलेज ऑफ बिज़नेस, एनालिटिकल एटसेट्रा, जब आपने ऑडिट परफ़ॉर्म करना शुरू किया, शाबाश बेटा अक्सा, ये रिस्क असेसमेंट गलत होगी। जब आपने ऑडिट परफ़ॉर्म करना शुरू किया, जब आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करना शुरू किए और जैसे आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए, पता लगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो स्ट्रांग नहीं है, वीक है, फौरन आपके प्रोसीजर बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे सब्सटैंटिव? बोले बच्चों। ठीक है, साफ सी बात। तो प्लानिंग इज अ ऑन गोइंग फेज। क्यों? जैसे रिस्क चेंज किया, हमने इनिशियल रिस्क असेसमेंट की थी, जैसे जैसे ऑडिट पता लग करते गए और पता चला रिस्क तो बहुत ज्यादा है, इनिशियल असेसमेंट गलत हो गई, तो फौरन हम प्लान चेंज करते हैं कि नहीं करते? तो बच्चों इसकी क्लासिकल आपको एग्जाम्पल दूं आपको। पेपर शुरू होता है, प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? वो बोले बच्चों। और पेपर शुरू करते हैं, प्लान करते हैं ना, ऐसे 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 करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, और आधे घंटे बाद प्लान बदल लेते हैं कि नहीं? आधे घंटे बाद प्लान बदलते हैं कि नहीं बदलते? क्यों? तो सोचा होता है उसके मुताबिक, अगर खुदा ना खास्ता पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, तो आप फौरन प्लान बदलते हैं कि अच्छा नहीं, अब इस तरह से करना है। फिर घंटे बाद प्लान बदल रहा होता है, क्यों? रिस्क बदल रहा होता है। आखिरी 10 मिनट में भी आपकी प्लानिंग चेंज हो रही होती है कि अब नहीं, यूं कर लेता हूँ जनाब। तो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फेज, ये ऑडिट के एंड होने तक चलता रहता है जनाब। ओके करें बच्चों। ओके करें बच्चों। तो बच्चों, अगर आपसे, अगर यकीन करें कि अगर मैंने चैप्टर नहीं भी खोले, अगर आपसे ये जितने भी मैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये छोटे छोटे सिनेरियो दे रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी तो बहुत सारे फेजेस पड़े हुए हैं कि आप इसको बुक से गो थ्रू करेंगे, हम इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, कई कई क्वेश्चन करेंगे और फिर एंड में अपने 8 से 10 लेटेस्ट अटेम्प्ट्स करेंगे और उसकी बेस पे आप मुझे बताएंगे क्या कोई एक ऐसी अटेम्प्ट बनती है जिसके बारे में आप क्या कहें कि सर हमारे हाथ खड़े हैं, आपने जो पढ़ाया उसकी बेसिस पे पेपर पास नहीं होता। बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, अगर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हमने आपके कई भी डायरेक्शन के मुताबिक तैयारी की है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पेपर बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों ने साथ दिया, ठीक है, तो मुल्तान में तो मुसलसल हम तीसरी चौथी दफा बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोल ऑफ ऑनर लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने भी साथ दिया तो इंशाल्लाह ताला अब सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो ये मैंने आपको रिस्क असेसमेंट को रिकॉल करवा दिया। ठीक है, मैंने आपको प्लानिंग की जनाब, प्लानिंग क्या होती है, ओवरऑल ऑडिट प्लान क्या होता है, इंडिविजुअल ऑडिट प्लान क्या होता है, ओवरऑल ऑडिट प्लान के कंटेंट्स क्या होते हैं जनाब, प्लानिंग क्यों की जाती है, ऑडिट प्लान्स क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ सॉरी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, सब्सटैंटिव में भी फर्दर हमने दो पढ़े थे क्या, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल। लेकिन इंशाल्लाह ताला उन सारी चीजों को मैं जब हम बुक पे चैप्टर को गो थ्रू कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह उसको भी जरूर देखेंगे जनाब। ले जनाब, डिस्कशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जनाब। इंशाल्लाह कल इसको हम बुक से गो थ्रू करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और 6। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिन लोगों ने इनिशियली अगर लेट ज्वाइन किया था, या जिन लोगों ने जनाब क्या, अगर कोई चीजें भूले हुए थे, तो मैंने उनको रिकॉल करवा दिया है। जी बच्चों, ओके है। चले, अब थोड़ा सा एक दो बातें आल्दो बोल चुका हूँ जनाब, मुझे एक दो बातें दोबारा रिकॉल करवा दें, याद करवा दें जनाब। क्या कि व्हाट इज ऑडिट रिस्क? भाई ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए तो अच्छे तरीके से काम करना है ना जनाब। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? जी बच्चों। बच्चों बेसिक नोट्स तो फिंगर टिप्स पे हो।
जी शाबाश जी बेटा। ऑडिटर कैन एक्सप्रेस, जी जी बेटा शनाज, थोड़ी सी डेफिनेशन बेहतर करनी है आपने, ठीक है। जी बेटा हमजा आपने भी अनएबल टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना जी ना, ठीक है। इसको जरा रिफाइन करके लिखिए, बात आप ठीक कह रहे हैं। ऑडिटर हैव अ रिस्क दैट ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। जैद इस तरह नहीं लफ्ज कितना आल तो मैं समझ रहा हूँ आप चैट में लिख रहे हैं, लेकिन आपने एग्जाम में क्या करना है। ऑडिटर कैन एक्सप्रेस inappropriate opinion when financial statements are materially misstated, when financial statements are materially misstated जनाब, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद थी और ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दी। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का मतलब क्या है कि ऑडिटर ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, दैट इज ऑडिटर्स। ऑडिटर ने इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दी जी। ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू, ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू, देखिए मैंने काफी डिटेल में आपको बात पढ़ाई थी जनाब। ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू, जी बेटा अक्सा आधी बात ठीक है जनाब, आधी बात ठीक है जनाब। ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू is a beta auditor have a risk that auditor can express inappropriate opinion, that is the risk कि वो रॉन्ग ओपिनियन नहीं देगा फिर तो ये रिस्क नहीं है ना। ऑडिट रिस्क क्या है कि ऑडिटर कैन एक्सप्रेस इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। जी ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू, जी ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। आधी बात एक बच्चा लिख रहा है जी बेटा अक्सर ठीक है, अब ठीक है। ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है तो ऑडिटर की टेंशन भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि पेपर बहुत मुश्किल आ गया है तो स्टूडेंट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू, risk of material misstatement arises due to, जी बच्चों जी ऑडिट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ये थ्रेट्स कहां से आ गए? और बच्चों क्या कर रहे हो सैफ, ये थ्रेट्स कहां से आ गए यहाँ पे? हम बात क्या कर रहे हैं, थ्रेट्स कहां से आ गए यहाँ पे जनाब? जी जी बेटा इजा ठीक है। जस ऑडिट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, कि अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। अगर इनहेरेंट फैक्टर्स ज्यादा है जैसे पेस्टल फैक्टर है तो हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। तो एक आपको डायग्रामेटिक ट्री बननी चाहिए। ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजेस ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल। और बच्चों ये जो हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, जो रिस्क एरिया ढूंढते हैं असल में हम इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क की तो ढूंढ रहे होते हैं। अगर ये मौजूद होंगे तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी जना पहला। और दूसरी तरफ हमने क्या पढ़ा था, रिस्क ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या था कि अगर ऑडिटर ने ठीक तरीके से काम ना किया तो भी रॉन्ग ओपिनियन आ सकती है। मैंने क्या कहा था, या तो पेपर बहुत मुश्किल आ गया या स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है जनाबेला, तो ही दोनों सूरतों में फेलियर हो सकती है। और हमने क्या कहा था, डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर के प्रोसीजर ठीक नहीं है। ऑडिटर के प्रोसीजर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। अगर ऑडिटर ने सैंपल सही पिक नहीं किया तो दैट इज अ सैंपलिंग रिस्क। अगर ऑडिटर ने प्लानिंग ठीक नहीं की, ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट ठीक नहीं की, टीम सही नहीं लेके गया, डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं लगाई, प्रोसीजर ठीक नहीं लगाए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया, तो वो जनाबेला क्या होगा, नॉन सैंपलिंग रिस्क होगा। लेकिन इस दोनों के अंदर ऑडिटर की नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है। इन दोनों में ऑडिटर की जनाबेला क्या कहेंगे जनाबेला, कहेंगे नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर है,
प्रोफेशनली उसने काम नहीं किया, जिसकी वजह से रॉन्ग ओपिनियन आ सकती है। जी बच्चों, ओके करें। जी बच्चों, बच्चों ये आपको अंदाजा नहीं है, ये आपके 2 चैप्टर्स हैं, 20-25 नंबर इंशाल्लाह, ये आप कम से कम 20 नंबर तो जरूर दिलवाएंगे आपको, ठीक है। और ये यही एक टफ एरिया है, बाकी जनाब चीजें कंपैरेटिवली काफी आसान है जनाब, ठीक है। उसके बाद हमने रिपोर्टिंग के ऊपर भी काफी काम किया होगा जनाब है ना। ओके जी, तो बच्चों अब आपके कोई क्वेश्चन, कोई 5-7 मिनट हैं हमारे पास जनाबेला, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज बच्चों जरूर पूछें। जी बच्चों, अब मैं वेट कर रहा हूँ, हमारे पास 5 मिनट है। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें बच्चों। हाफिज नुमान का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कहते हैं सर अल्लाह हाफिज कह दें। बच्चों जो पढ़ाया है वो उसका सवाल करें बच्चों, ठीक है। क्लासेस कब एंड होंगी इंशाल्लाह ताला, हम बड़ा स्मूथली अपने जब सेशन एंड होगा सबका, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सेशन बड़े अच्छे तरीके से एंड कर लेंगे जनाब। प्लीज बच्चों लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के याद करें जनाब। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है बच्चों? नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है बच्चों? नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ जनाब। देखें, अगर ऑडिटर ने कोई गलती की है अदर देन सैम्पलिंग, एक तो क्या कि सैंपल ही गलत पिक कर लिया, सेल्स का एरिया था, कैश सेल्स भी थी, क्रेडिट सेल्स भी थी, क्रेडिट सेल्स ज्यादा थी, उसने सारा सैंपल कैश सेल्स से पिक कर लिया। अब उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बारे में, उसकी बेसिस पे तो ओपिनियन नहीं दी जा सकती ना बच्चों, ये सैंपलिंग। लेकिन अगर मैंने सैंपल सही पिक किया, लेकिन मैंने इन कॉम्पिटेंट टीम मेंबर को वो एरिया दे दिया, सही है। अगर मैंने प्रोसीजर प्लान ठीक नहीं बनाया, अगर मैंने प्रोसीजर कम अप्लाई किया है, अगर मैंने एविडेंस ठीक ऑब्टेन नहीं किया, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसमें सैंपलिंग की गलती तो नहीं है ना, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन सैंपलिंग रिस्क। जी बेटा सही है, नॉन सैंपलिंग रिस्क, ओके। हाँ जी, नॉन सैंपलिंग रिस्क, ओके। जी जुनेद, आपका क्वेश्चन भी हो गया सैंपलिंग, और सैंपलिंग की तो एक एग्जांपल है कि सैंपल सही पिक नहीं है। नॉन सैंपलिंग की तो मैंने 10-12 एग्जांपल दे दिया आपको। टीम सही नहीं है, एरिया प्रोसीजर ठीक नहीं लगाए, डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं की, सही है जनाबिला, रिव्यू ठीक नहीं किया, ये सारे के सारे क्या है? ये गलतियां हैं, लेकिन अदर देन सैंपलिंग। जी जुनेद, आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। जी बेटा शहनाज, आप थक गए या मैं थक गया हूँ? क्यों बच्चों, आप थक गए मैं थक गया हूँ? बच्चे कह रहे हैं कि शहनाज बेटा कह रहे हैं कि थक गए हैं। वाह बच्चों वाह, शाबाश शाबाश बच्चों। ठीक है जनाब, आप सारों की एक ही बात है जनाब, वो कहते हैं हम थक गए, हम सारे थक गए, आप नहीं थके सर। ओके जी, फाइन, क्योंकि अब हम थक भी गए हैं और नेक्स्ट डिस्कशन शुरू हो नहीं सकती जनाब। बच्चों सारा दिन सीए की क्लासेस मेरी चल रही होती हैं, उनकी क्यूरीज चल रही होती हैं, तो काफी हेक्टिक हो जाता है। ये थोड़ा रिलैक्स टाइम होता है, लेकिन आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। ओके बच्चों, इजाजत है फिर। ओके बच्चों, इजाजत है, ठीक है। अगर किसी का जनाबेला कोई क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, कोई चीज अगर मिस हो गई है, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह हम इसको कल स्टार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।